नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग 11 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.12 की। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने लास्ट सेशन में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि विभवमापी क्या है, ठीक है, और विभवमापी का सिद्धांत क्या है, वो कैसे कार्य कर रहा है और उसका उपयोग कहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और विभवमापी के उपयोग में यही उपयोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे कोई ज्यादा कुछ मतलब कि विभवमापी का सिद्धांत तो कम पूछा जाता है, ये इसके उपयोग खूब पूछे जाते हैं, तो इसके उपयोग को समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखिए पहला उपयोग क्या लिखा है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने पे। ठीक है, आपको हमको पता है कि हर सेल का अपना एक अलग विद्युत वाहक बल होता है जिसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए, जैसे देखिए यहां चित्र में क्या है, दो सेल लगे हैं, पहला सेल ऊपर है, दूसरा सेल नीचे है। और सेल कह रहा हूं मैं क्योंकि इसके पास देखिए इसमें केवल एक बड़ी लाइन बनाई है मैंने, एक छोटी लाइन बनाई है, इसका मतलब ये सेल है। ठीक, और इसको देखिए इसमें भी एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन बनी है, इसका मतलब ये सेल है। ठीक, लेकिन दोस्तों इसको देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 बड़ी लाइन है और 5 ही छोटी लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये सेल नहीं है, ये सेलों का संयोजन है और सेलों के संयोजन को ही तो बैटरी बोलते हैं ना, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने दो सेल लगा रखी है E1 E2। ठीक, अब इसमें एक सेल होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं मानक सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल या मानक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है। ठीक, और दूसरी सेल ऐसी सेल होगी जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, अच्छा दोस्तों ये पूरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में यहाँ पे एक स्केल भी लगी होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक स्केल भी लगी होती है। स्केल का पर्पस क्या है, स्केल को लगाने का उद्देश्य क्या है, केवल उतना ही उद्देश्य है जो मीटर सेतु में था कि अगर हम तार को कहीं भी स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाएंगे तो दोस्तों हमें तार के जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी उस बिंदु ए से दूरी निकालनी होगी। जैसे मान लीजिए हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है J1 पर, तो हम क्या करेंगे, हम A से लेकर J1 तक की दूरी मतलब लंबाई निकालेंगे। कैसे, ये वाले तार की लंबाई ले लेंगे प्लस ये वाले तार की लंबाई ले लेंगे प्लस ये वाले तार की लंबाई लेंगे प्लस ये वाले तार की लंबाई यहां तक लेंगे और सबको जोड़ देंगे। मतलब ये पूरा और ये यहां तक का ये पूरा लेके जोड़ देंगे तो A से लेके J1 तक की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, ये लंबाई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक स्केल यहाँ पे लगी होती है एक्चुअली। ठीक है, पूरा लकड़ी का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक सेल E1 E2 में से किसी एक का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होगा। मान लीजिए हमें E1 का मान ज्ञात है तो E2 हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो इसको भी हम लोग जो है सिद्धांत तो ये विभवमापी ही है, कुछ अलग से नहीं है, विभवमापी ही है, तो इसका कोई अलग से सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका सिद्धांत पूछेंगे कि ये ऑपरेटस, ये उपकरण किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो ये उपकरण भी कार्य कर रहा है विभवमापी के सिद्धांत पे। विभवमापी का सिद्धांत क्या था कि वो शून्य विक्षेप की स्थिति के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, तो ये भी शून्य विक्षेपक स्थिति के सिद्धांत पे कार्य करेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए इसमें भी यहाँ पे पहले वाले यहाँ भी दो प्रकार के परिपथ है। ठीक है, पहला परिपथ तो ये है, ठीक है, जिसमें हमने संचायक सेल या संचायक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ये जो पूरा परिपथ है, ये वाला पूरा परिपथ, ठीक है, यही हमारा क्या है, ये हमारा प्राथमिक परिपथ है। ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां से जो हमने एक्स्ट्रा दो सेल लगा रखी है और सेल को धारा मापी से जोड़ के एक जॉकी से जोड़ रखा है, ये जो हमने बाद में लगाया ना, इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। चलिए भाई, ये हो गया द्वितीयक परिपथ, चल, है ना। ओके, तो अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, जो दिख रहा है, जो मैंने आपको समझाया वही बताना है। ठीक है, तो बोलेंगे कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में एक संचायक बैटरी B1, एक कुंजी K एवं धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, फिर बोलेंगे कि जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन दोनों सेलों के धन ध्रुव को यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल्स को संचायक बैटरी के धनात्मक सिरे से किसी बिंदु A पर जोड़ते हैं। ठीक है, यहां जरा ध्यान दीजिए, पहली दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से ही जुड़ा है। देखिए बैटरी का पॉजिटिव किससे जुड़ा है, A से जुड़ा है ना,
बैटरी का पॉजिटिव जो है वो शीर्ष ए से जुड़ा है और दोनों सेलों का पॉजिटिव भी शीर्ष ए से जुड़ा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव और सेलों का पॉजिटिव दोनों एक साथ जुड़े हैं। ऐसा ही तो हमने विभव मापी में भी किया था। ऐसा नहीं करेंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, तो फिर जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना करनी होती है उनके धन ध्रुव को संचायक बैटरी के धन ध्रुवों से बिंदु ए पर जोड़ते हैं। ठीक, चलिए, अब बोला गया है दोनों सेलों के ऋण ध्रुव को यानी कि निगेटिव टर्मिनल्स को कुंजी K1 तथा कुंजी K2 की सहायता से किसी धारामापी J से जोड़ा जाता है। ठीक है, और धारामापी या धारामापी जो है वो सर्पी कुंजी यानी कि स्लाइडिंग की, इसे हम लोग बोलते हैं जॉकी। ठीक है, तो जॉकी से जुड़ी हुई है। ये जॉकी विभव मापी के तार AB, ये जॉकी विभव मापी के तार, ये विभव मापी का तार है जो बिल्कुल ऐसे घुमा हुआ आया है। ठीक है, तो ये जॉकी विभव मापी के तार AB पर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हम इसको प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो बोलेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम, पहले तो हम लोग ये परिपथ जब प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे ये पूरा परिपथ हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे, कुंजी K को बंद करेंगे। जैसे ही कुंजी K को बंद करेंगे प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक कुंजी K खुली थी तो क्या था, परिपथ खुला हुआ था और खुले परिपथ में तो धारा होगी ही नहीं। ठीक है, खुले परिपथ में तो धारा नहीं होती है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि कुंजी K को बंद करें। जैसे कुंजी K को बंद करेंगे प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक, फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम इतना सा है कि सबसे पहले हम किसी एक कुंजी K1 को बंद करेंगे। ठीक, कुंजी K1 को बंद करेंगे तो जरा दोस्तों देखिएगा, एक रास्ता खुला है, एक रास्ता अभी बंद है। जैसे यहां से करंट निकलेगी, मैंने आपको बताया था सेल हो या बैटरी हो, सेल हो या बैटरी हो, करंट हमेशा सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और निकल के घूम फिर के निगेटिव टर्मिनल पर वापस आएगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और करंट निकल के पॉइंट ए पर आएगी। यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, लेकिन दोस्तों देखिए अभी करंट केवल इस वाले सेल में जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले ब्रांच में, ऊपर वाली शाखा में करंट जाएगी, इस नीचे वाली शाखा में कोई करंट नहीं जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि यहां कुंजी K2 खुली है। जब कुंजी खुली होगी परिपथ खुला होगा, परिपथ खुला होगा तो धारा होगी ही नहीं, इसलिए जो भी करंट आ रही थी वो केवल ऊपर से होकर निकल जाएगी, नीचे वाली सेल में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब ऊपर से जो धारा गई थी वो सेल E1 को क्रॉस करेगी, कुंजी K1 को क्रॉस करेगी और धारा मापी में प्रवाहित होते हुए जॉकी की सहायता से वापस इसमें आएगी और फिर ये घूम के, ठीक है। चलिए अब इसको समझिएगा, ठीक, इसको समझिएगा। इसमें देखिए हमको करना क्या है, ये जॉकी को हम लोग आगे पीछे करेंगे, ठीक है, और इसको जॉकी को विभव मापी के तार पर गति कराएंगे। धीमे धीमे ही गति कराना होता है वरना आप शून्य विक्षेप की स्थिति को पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको गति करा के हम लोग ये देखेंगे कि कहां पे शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है। जिस स्थिति पर, ठीक है, जॉकी की जिस पोजीशन पर विभव मापी धारा मापी में विक्षेप 0 होगा उसी को हम लोग बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। और दोस्तों विभव मापी के तार के जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है ना उसी को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। विभव मापी के तार के जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति आपको मिलेगी उसी को बोलेंगे नल पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने K1 को बंद किया था, E1 जो है सेल वो इसमें आ गई थी, फिर हमने इसको विभव मापी के तार पर गति कराया। गति कराने के बाद हमने देखा कि जब ये जॉकी जो है वो J1 पर आकर टच करी, बिंदु J1 पर, जब जॉकी बिंदु J1 पर आकर टच करी तो उसी पॉइंट पर यहां पे धारा 0 हो गई और धारा मापी में कोई भी धारा नहीं मिल रही है। मतलब धारा मापी जो है वो 0 डेविएशन यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति दिखा रहा है इसी पॉइंट को। तब यही पॉइंट J1 जो है वो क्या कहलाएगा, वो नल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। J1 क्या कहलाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, हम यहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किसमें लगाएंगे किरचॉफ लॉ? E1 K1 G J1 और
ए, इस वाले पार्ट में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। एक बार फिर सुनिएगा, G E1 K1 सॉरी A E1 K1 G J1 और फिर ये वापस आके A पर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग पाश, ठीक है, पाश A E1 K1 G J1 A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाइए जरा। देखिए किरचॉफ ने कहा था कि धारा और प्रतिरोध का गुणा करना है, लेकिन दोस्तों ये तो शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब ही क्या होता है, कोई धारा नहीं है, क्योंकि अगर धारा मापी में कोई भी धारा होती तो धारा मापी जीरो रीडिंग क्यों दिखाता, धारा मापी कोई ना कोई रीडिंग दिखाता, लेकिन धारा मापी को हमने शून्य विक्षेप की स्थिति पर लाके रोक दिया है। इसका मतलब इस स्थिति में धारा है ही नहीं। ये जो परिपथ बनाया है मैंने, ये तार बना है, इस तार में कोई भी करंट नहीं होगी। तो जब कोई भी करंट नहीं होगी तो हमको धारा का प्रतिरोध से गुणा करना होता है। जब करंट जीरो है तो जीरो का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू, अब यहां पर हमको राइट हैंड साइड क्या लिखना होता है, पाश में जितने भी विद्युत वाहक बल हैं, मतलब जितने भी सेल हैं, उन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल लाके रखना होता है। यहां देखिए कितने सेल हैं, आप कहेंगे कि एक ही सेल है, यहां पे सेल जरूर एक है, लेकिन विभव दो तरह से लग रहे हैं। कैसे, संचायक बैटरी का जितना भी विभव होगा वो पूरे तार पर एक समान रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव प्रवणता जो होती है, ठीक है, मतलब विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है, जिसे हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, मतलब K से प्रदर्शित करते हैं, जिसको विभव प्रवणता को हम लोग K से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन यानी कि विभवांतर या यूं कहें विभव पतन जो है वो K है, तो अगर मान लीजिए कि J1 स्थिति में A से लेकर J1 तक की दूरी कितनी है, A से लेकर J1 तक की दूरी हमारी L1 है, तो L1 दूरी में कितना विभव उत्पन्न हो जाएगा, L1 दूरी में विभवांतर हो जाएगा K इंटू L1। ठीक, और ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा कि ये वाला, आप खुद समझिए, जो बिंदु बैटरी या सेल के पॉजिटिव से पास में होगा, जो बिंदु बैटरी के धन ध्रुव से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, वो उच्च विभव पर होगा। आप समझिए, ये देखिए बिंदु ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, तो बिंदु ए क्या होगा, बिंदु ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यानी उच्च विभव पर होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। और J1 वाला जो है वो A से कम विभव पर होगा। जैसे अगर इसका विभव है +3, सपोज करिए बिंदु A का विभव है +3, तो इसका विभव +3 से कम ही होगा। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, लेकिन 3 नहीं होगा ना, 3 से ज्यादा होगा, 3 से कम ही होगा। ठीक है, हो सकता है 0 हो, -1 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, मैं इसकी बात कर रहा था। चलिए फिर देखिए, किरचॉफ ने जो जो कहा था उसको समझिएगा। किरचॉफ ने धारा प्रतिरोध का गुणा करने को कहा था, वो तो 0 आ गया, लेकिन भाई अब हमें विद्युत वाहक बल रखने हैं। किरचॉफ ने विद्युत वाहक बल को कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, ये भी तो किरचॉफ ने बताया था। तो आइए अप्लाई करते हैं। किरचॉफ ने बोला था कि हम लोग जिधर चलते हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं चलिए। आप बस ये देखिए, जब आप किसी सेल को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे देखिए हम A से जा रहे हैं, हम इधर गए फिर इधर गए, जब हम इधर की ओर जाएंगे तो हम सेल को क्रॉस करेंगे। जब हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो देखिए हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल से उठ के किस पे गए, निगेटिव पे गए। तो जिस टर्मिनल पर जाते हैं उसी का साइन लेते हैं, यानी कि E1 का साइन कितना होगा, -E1। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहां पर आए, धारा मापी से क्रॉस करते हुए हम किस पे गए, J1 पर गए। ठीक है, और J1 पर जाने के बाद हम ये वाला तार फॉलो करते हुए हम ऊपर चले गए, A पर चले गए। ठीक है, तो ये तो निगेटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव है। जब हम निगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, मतलब निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु, यानी लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट पे जा रहे हैं। तो देखिए हायर पे जा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव वाले पे जा रहे हैं, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और प्लस का K इंटू L1, जहां K क्या है, विभव प्रवणता है। और अगर A से लेके J1 तक की लंबाई L1 है, तो A और J के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, A और J के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो होगा K इंटू L1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यहां इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, E1 इक्वल K इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, कुंजी K1 को खोल देंगे और कुंजी K2 को बंद कर देंगे। जब कुंजी K2 को बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है जहां पहले शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही थी अब वहां तो नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं और मिलेगी लेकिन उसी पॉइंट पे तो नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा फिर से वही काम है, जॉकी को मूव कराएंगे और जॉकी को मूव करा के एक ऐसे पॉइंट पे ला के रख देंगे जहां पे धारामापी में विक्षेप 0 आए। सपोज करिए अगर एक ऐसी स्थिति मिली J2, जब धारामापी को हमने शिफ्ट करके J2 पर ले गए, धारामापी को J2 पर ले जाने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट J2 मिला है वो अब नल पॉइंट है, मतलब धारामापी को J2 पर रखने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं है, 0 डेविएशन हमें मिल रहा है। बस अब हमको यहां से मेजरमेंट शुरू करनी है। तो इस स्थिति में कौन सा पाश लेंगे, पाश A, E2, K2, G, J2A। दोस्तों यहां फिर से धारामापी में कोई भी करंट नहीं है और जब धारामापी में करंट नहीं है मतलब I 0 है तो प्रतिरोध चाहे कुछ भी हो 0 इंटू प्रतिरोध करेंगे हमेशा 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से 0 हो गया जैसे ऊपर हुआ था, ठीक है। अब बचा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, पाश में जितने भी सेल प्रयुक्त हो रहे हैं सभी का विद्युत वाहक बल लिखते हैं, ठीक है। तो वही काम तो यहाँ पे हो रहा है। देखिए पाश में पहली सेल लगी है ये, लेकिन दोस्तों हम किधर चल रहे हैं, हम A से E2 गए और फिर E2 से ऐसे जाएंगे, हम ऐसे चले ना, A से E2 फिर E2 से इधर गए, फिर धारामापी से होते हुए J2 पर आए। मतलब हम जब सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाले सिरे से निगेटिव सिरे पर जा रहे हैं और जिस टर्मिनल पर जाते हैं उसी टर्मिनल का साइन लेते हैं, ठीक है। हम निगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे हैं तो साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस का E2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस E2। ओके चलिए ओके अब हम यहां पे आएंगे J2 पे और J2 का साइन कैसा है, J2 का साइन है निगेटिव क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, A क्या है, A हायर पोटेंशियल पर होगा और J क्या है, J2 निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। अब देखिए जब हम J2 से फाइनली हम कहां जा रहे हैं, A से E2, K2 फिर G फिर J2 और J2 के बाद A, तो J2 से A पर जाएंगे तो लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट पर जा रहे हैं और जिस टर्मिनल पर पहुंचते हैं उसी का साइन लेते हैं, यानी कि बिंदु A और J के बीच में जो भी विभवांतर होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। तो अगर विभव प्रवणता K है और बिंदु A और J2 के बीच की दूरी L2 है, जैसे पहले L1 थी, A और J1 के बीच की दूरी L1 मानी थी, अगर A और J2 के बीच की दूरी L2 है तो L2 दूरी में विभवांतर कितना हो जाएगा, K इंटू L2, ठीक है। और यही विभव हो जाएगा A और J2 के बीच में, मतलब बिंदु A और बिंदु J2 के बीच में KL2 विभव होगा, ठीक है। चलिए और उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, KL2, ठीक। चलिए इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि E2 इक्वल KL2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 K से K कैंसिल हो जाएगा और यहां कितना बनेगा, ये बन जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन L2, ठीक है। बस अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हमें सेल E1 का विद्युत वाहक बल पता है, अगर हमें E1 पता है तो L1 L2 तो हम मेजरमेंट करके निकाल ही लेंगे, L1 L2 हम मेजर कर लेंगे, E1 हमें पता है तो यहां से E2 का मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है, यानी कि जो सेकंड यूजेस हैं, पहले यूज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इस विभव मापी की सहायता से हम लोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। दूसरा उपयोग ये है दोस्तों कि हम लोग किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है ये हम बता सकते हैं। इसके लिए जैसे पहले अरेंजमेंट था सर्किट का बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये हो गया है, पहले हमारे पास 2 सेल थी और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 को कंपेयर करना था। अब 2 सेल नहीं है, अब एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल के समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ रखा है और उसी के साथ श्रेणी क्रम में कुंजी K1 लगा रखी है, ठीक है, और बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। अच्छा अब इसमें हमको करना क्या है,
इसमें हम ऑपरेटर्स को परफॉर्म कैसे करेंगे, सारी चीजें वही हैं जो हमने वहां बोला था, ठीक है। जो जो दिख रहा है उसी को बोलेंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या किया है, प्राथमिक परिपथ में एक संचायक बैटरी, एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, ठीक, ओके। और संचायक बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है वो बिंदु A से जुड़ा है, और संचायक बैटरी का निगेटिव सिरा जो है वो किससे जुड़ा है, बिंदु B से जुड़ा है। और ये जो A B है, A से लेके B तक है, ये क्या है, ये विभवमापी का तार है, ओके। चलिए, और हमने क्या किया है, यहां पे देखिए जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना हमें करनी है वो सेल हमने यहां पे लगा रखी है, और इस सेल को ऐसा लगाया है कि सेल का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। देखिए सेल का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक। इसी तरह से जोड़ना है, क्योंकि अगर आपने, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से सेल का निगेटिव जोड़ दिया है तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलने से रही, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कभी पूरा होगा ही नहीं। तो इसीलिए पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं। टीचर वाइवा में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विभवमापी में संचायक बैटरी का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से क्यों जुड़ा है, ताकि शून्य विक्षेप की स्थिति मिल सके। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब हम सेलों को इस तरह से जोड़ते हैं कि पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव से जुड़ा हो, ठीक है, तो इस समय इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे विभव जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जब पोटेंशियल ऐड हो जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जीरो होने की कभी नौबत ही नहीं आएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब था जो वाइवा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी को सेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेल लगाई थी, सेल का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा, और सेल का निगेटिव सिरा जो है वो एक धारा मापी के साथ जोड़ा गया है, और धारा मापी एक सर्पी कुंजी यानी कि जॉकी J से जुड़ी हुई है, ठीक है, ओके। सबसे और एक और चीज महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कि जिस सेल को हमने लगाया है उसी सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है RB, ठीक है, उस प्रतिरोध बॉक्स के साथ एक कुंजी भी है K1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम यह होगा कि प्राथमिक परिपथ में धारा को प्रवाहित करें, प्राथमिक परिपथ में करंट स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पे देखिए स्विच K जो है वो खुला है, अगर स्विच K खुला होगा तो स्विच खुला है यानी कि कुंजी अगर खुली है तो परिपथ खुला है, दिख ही रहा है, और परिपथ खुला है तो कोई भी धारा नहीं होगी, यानी कुंजी खुली, कुंजी मतलब खुला परिपथ मतलब नो करंट, तो कोई करंट नहीं होगी। और जब प्राथमिक परिपथ में कोई धारा है ही नहीं तो शून्य विक्षेप कहां से, प्रैक्टिकल कहां से होगा, सबसे पहला काम कुंजी को बंद करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने कुंजी K को बंद करके प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करना शुरू किया, ठीक है। जब प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी तो ऑलमोस्ट देखिए अपने आप ही ये जो सेल है वो तो परिपथ में आ ही गई है ना, वो तो द्वितीय परिपथ में आई गई है, यानी कि देखिए सेल हो चाहे बैटरी हो, धारा हमेशा सेल या बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलती है। ये पॉजिटिव है ना, बड़ी वाली लाइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव सिरा ये है और निगेटिव सिरा ये है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी लाइन खींची है इसलिए पॉजिटिव सिरा, यहाँ छोटी लाइन खींची है इसलिए निगेटिव सिरा। तो बैटरी या सेल के पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी और यहाँ पर आएगी बिंदु ए पर, बिंदु ए पर आने के बाद कुछ धारा इसमें जाएगी धारा मापी के तार में, कुछ धारा ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब धारा इसमें से जाएगी तो देखिए ये है E1, ये सेल है, ठीक है, इसमें से तो जाएगी जाएगी। अभी देखिए मैंने कुंजी K1 को खुला रखा है, जब मैं कुंजी K1 को खुला रखूंगा तो प्रतिरोध बॉक्स परिपथ में नहीं लगा है, क्योंकि धारा जो यहां जाएगी वो पूरी धारा सेल को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाएगी, यहां से आने के बाद इसमें कोई धारा नहीं आएगी, इसमें कोई भी धारा नहीं होगी, क्योंकि यहां कुंजी K1 हमने खोल रखी है, ठीक। तो सबसे पहले कुंजी K1 को खोल के और हम यहाँ पे धारा मापी, ये जो सर्पी कुंजी है इसको विभव मापी के तार पर गति कराएंगे, और विभव मापी के तार पर गति कराकर एक ऐसी बिंदु की खोज करेंगे जिस पर विभव मापी के तार पर एक ऐसे बिंदु की खोज करेंगे जिस पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, उसे बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। मान लिया कि ये स्थिति हमें मिलती है J1 पर, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कौन सा पास लेंगे, A E G J1 A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है।
ठीक है, पाश ए ई जी J1 A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाइए भाई। ठीक है, देखिए यहां पे फिर से भाई बात, जब हमने इसे शून्य विक्षेप की स्थिति में लाके रख दिया है, मतलब शून्य विक्षेप का मतलब क्या होता है कि इस वाले वायर में जिसमें धारा मापी लगा, इस वायर में कोई करंट नहीं है। जब इस वायर में कोई करंट नहीं है तो करंट जीरो है, और धारा का ही तो प्रतिरोध से गुणा करना होता है। जब धारा ही जीरो है तो 0 इंटू आर, लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा, तो 0 इक्वल राइट हैंड साइड में देखिए, जब हम A से E जा रहे हैं तो हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं, और जब सेल को क्रॉस कर रहे हैं पहले कौन सा टर्मिनल पड़ा, पॉजिटिव, उसके बाद कौन सा टर्मिनल पड़ा, निगेटिव। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते में सेल आई और इस जब सेल को क्रॉस किया तो हम निगेटिव टर्मिनल से चलकर पॉजिटिव टर्मिनल से चलकर निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे। ठीक है, जब हम A से आगे बढ़ेंगे, ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं ना दोस्तों, देखिए AEG J1 A। ठीक है, तो जब हम AE जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बढ़कर निगेटिव पर पहुंच रहे हैं, फिर उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जिस टर्मिनल पर हम पहुंचते हैं उसी का साइन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे E का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, -E। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़िए, यहां पे आ गए हम। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कोई करंट, ना तो कोई करंट है ना कोई ईएमएफ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी बात करता हूं मैं, बिंदु J जो है, बिंदु J का जो पोटेंशियल है, बिंदु J का जो पोटेंशियल है वो A की तुलना में तो कम ही होगा, यानी बिंदु A और बिंदु J1 के बीच में कोई विभव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर तार की एकांक लंबाई में विभव प्रवणता है K, ठीक, अगर तार की एकांक लंबाई में विभव प्रवणता, ठीक है, या विभव पतन कह लीजिए, एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसी को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, अगर तार में विभव प्रवणता है K, तो भाई अगर A से लेके J तक की लंबाई, यानी कि ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई और प्लस ये वाली लंबाई, अगर इतनी लंबाई A से लेके J1 तक की लंबाई अगर L1 है, तो अगर एकांक लंबाई में विभवांतर है K, तो L1 लंबाई में विभवांतर कितना होगा, K इंटू L1। ठीक है, यानी कि बिंदु A और बिंदु J1 के बीच में कितना विभव होगा, बिंदु A और बिंदु J1 के बीच में विभवांतर होगा K इंटू L1 का, और ये साइन हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बिंदु J1 जो है वो लोअर पोटेंशियल है, बिंदु A जो है वो हायर पोटेंशियल है, और हम लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव पर जा रहे हैं। तो उच्च विभव पर जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, और जब पॉजिटिव पर जा रहे हैं तो साइन कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, यहां से जरा इसको इक्वेट कर लेते हैं, कितना आएगा, E इक्वल K इंटू L1। ठीक है, ये पहली समीकरण हो गई। ठीक, अब आधा काम हो गया, अब कुंजी K1 को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, कुंजी K1 को बंद कर दिया। जैसे ही कुंजी K1 को बंद किया दोस्तों, अब देखिएगा थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहां से करंट जितनी निकल रही थी निकलेगी। ठीक है, और यहां पर बिंदु A पर आने के बाद करंट दो भागों में बढ़ जाएगी, ऐसे देखिए, थोड़ी करंट ऊपर चली गई, थोड़ी करंट इधर चली गई। ठीक है, जो करंट ऊपर गई है वो करंट यहां फिर दो भागों में बढ़ जाएगी, थोड़ी करंट जाएगी सेल से होकर, थोड़ी करंट जाएगी प्रतिरोध बॉक्स में। एक प्रतिरोध जो हमने लगा रखा है, प्रतिरोध बॉक्स में ढेर सारे प्रतिरोध होते हैं, किसी एक प्रतिरोध को उठा के यहाँ पे हमने लगाया होगा। ठीक है, उस प्रतिरोध का मान लीजिए कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, तो हमने कैपिटल R प्रतिरोध लगाया है। ठीक, और कुंजी K1 खुली थी तब तक तो ये इसमें कोई धारा नहीं थी, सारी धारा ऊपर से निकल गई थी, लेकिन जब हमने कुंजी K1 को बंद कर दिया, धारा नीचे भी आएगी, यानी अब परिपथ में प्रतिरोध R भी काम करेगा, प्रतिरोध R भी अब परिपथ में अपना असर दिखाएगा। ठीक, और फिर से हमको वही काम करना है, फिर से जॉकी को विभव मापी के तार पे गति कराएंगे और एक ऐसे बिंदु की खोज करेंगे जहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसा बिंदु हमें मिलता है J2 पर, तो J2 क्या हो जाएगा, J2 हो जाएगा नल पॉइंट। ठीक है, J2 हो जाएगा नल पॉइंट। अब देखिए, अब यहां पे हमको फिर से वही किरचॉफ्स लॉ लगाना है। ठीक है, क्या करेंगे, AER1K1G J2A, ये वाला पाश लेंगे। ठीक है, ठीक है, पाश AER1K1G J2A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, चलिए किरचॉफ लॉ लगाइए। देखिए दोस्तों,
बात तो वही है, फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति पे ही तो, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही थी ना J2 पे। तो J2 पर जब आएगा, जब हमारा जॉकी J2 पोजीशन पे होगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगी, कोई करंट नहीं है, तभी तो यहाँ पे शून्य विक्षेप मिल रहा है, मतलब करंट जीरो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में कितने पोटेंशियल है, 2 पोटेंशियल्स हैं। पहला पोटेंशियल जो होगा वो प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक और चीज है वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए सेल को देखिए, प्रतिरोध को देखिए, ठीक है, दोनों में ही धाराएं हैं और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, इसका मतलब अब जो सेल है, सेल के दोनों सिरों के बीच में जो विद्युत वाहक बल है वो उतना ही हो जाएगा जितना प्रतिरोध R के किनारों पर विभव पतन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 पोटेंशियल काम कर रहे हैं, पहला पोटेंशियल तो है V, और वैसे भी दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, E माइनस का IR इज इक्वल टू V, ठीक है, बिल्कुल है ना, ओके। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका बाह्य परिपथ, मतलब बाह्य प्रतिरोध ना लगा हो, ठीक है, आपकी धारा प्रवाहित ना हो रही हो, अगर यहाँ पे I इक्वल 0 है, सपोज करिए I इक्वल अगर I इक्वल 0 है, I इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे 0 रखिए, कितना हो जाएगा, V इक्वल E माइनस 0 इंटू R, यानी V इक्वल E। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ था कि अगर परिपथ में धारा नहीं है, अगर परिपथ में धारा नहीं है तो सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर दोनों एक ही होते हैं, जो पहले हो रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा रखा है, तो अब जो है वो सेल का विद्युत वाहक बल काम नहीं करेगा, बल्कि टर्मिनल विभवांतर काम करेगा, क्योंकि हमने एक बाह्य प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगा दिया है, इसलिए इस केस में प्रतिरोध लगाने के बाद टर्मिनल विभवांतर लेंगे, ना कि विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हमने V ले लिया, और V का साइन कैसा होगा, देखिए A से हम इस पे गए और आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस करेंगे सेल को क्रॉस करेंगे तो निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रहे हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, करंट किसी भी प्रतिरोध में, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूं, मान लीजिए प्रतिरोध बनाए, ठीक है, इधर से करंट आ रही है, आपको पता है अगर किसी प्रतिरोध R में कोई धारा I प्रवाहित होती है तो तार के सिरों के मध्य विभव पतन कितना हो जाएगा, तार के या प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव पतन हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि अगर प्रतिरोध R में से धारा I प्रवाहित होती है, प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के किनारों पर विभवांतर या प्रतिरोध के किनारों पर विभव पतन कितना होता है, IR होता है। ठीक, चलिए, और दोस्तों जिस सिरे से धारा प्रवेश करती है वो वाला सिरा पॉजिटिव होता है, और जिस सिरे से धारा निकल रही होती है वो सिरा निगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आ गई, जिस प्रतिरोध के जिस सिरे से धारा प्रवेश करती है वो सिरा पॉजिटिव, और प्रतिरोध के जिस सिरे से धारा निकलती है वो सिरा निगेटिव होता है। ठीक, यही काम यहां पे लगाइए, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा निगेटिव हो जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं AERK1, तो RK1 जब आप ऐसे चल रहे हैं तो देखिए आप इधर चल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव वाले सिरे से चलकर निगेटिव वाले सिरे पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो विभवांतर V ले रहे हैं उसका साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने साइन निगेटिव ले लिया। और देखिए एक विभवांतर यहां लग रहा होगा A और J2 के बीच में, अगर लंबाई में विभव पतन है K, यानी विभव प्रवणता अगर K है, और A से J2 के बीच की दूरी कितनी है, L2 है, अगर A से J2 के बीच की दूरी L2 है, और आप ऐसे समझिए एकांक तार की एकांक लंबाई में विभवांतर है K, तो L2 लंबाई में विभवांतर कितना होगा, K इंटू L2। ठीक है, यहां रख दीजिए, और वो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज J2 होगा लोअर पोटेंशियल पे, A है हाइयर पोटेंशियल पे, हम लोअर टू हाइयर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो हाइयर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा आएगा V इक्वल KL2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय V, L1 डिवाइडेड बाय KL2, K से K रिमूव हो जाएगा, और कितना बचेगा, E अपॉन में V इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे थोड़ा सा हम होल्ड डाउन करेंगे,
ठीक है। आप ये समझिए, आपको एक फॉर्मूला, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि v इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में v से भाग कर दीजिए। v इज इक्वल टू v अपॉन v, इधर भाग किया, इधर भी भाग किया और इधर भी हमने भाग कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये v से v कट गया तो कितना आया, ये आया आपका, यहां लिख देता हूं 1 इक्वल e अपॉन में v माइनस आई आर, और v बराबर कैपिटल V बराबर I इंटू कैपिटल R, तो I से I भी कट जाएगा। कितना बच रहा है दोस्तों, यहां बचेगा 1 इक्वल E अपॉन में V। और दोस्तों याद रखिएगा V क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। अगर प्रतिरोध R में प्रवाहित होने वाली धारा I है, अगर प्रतिरोध R में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो तार के सिरों के मध्य विभवांतर जो है V, टर्मिनल विभवांतर V, वही सेल का टर्मिनल विभवांतर है। तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो I इंटू आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए देखिए मैं V की जगह पे I इंटू आर पुट कर रहा हूं। I से I कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और ब्रैकेट में E अपॉन में v माइनस का 1, ठीक। तो ये समीकरण यहां से आ रही है, ठीक। ओके, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने यहां पे लाके स्टॉप कर दिया और इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 4। अब करना कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग बिल्कुल फाइनल क्लोजिंग पोजीशन में आ चुके हैं। अब करना क्या है, E अपॉन V की वैल्यू कितनी आ रही थी, L1 अपॉन L2, वो समीकरण 3 से उठा के समीकरण 4 में पुट करना है, ठीक। E बाई V का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो दोस्तों समीकरण 5 को ध्यान से देखिए। आपको इस समीकरण में किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, हमें R चाहिए। R मतलब वो प्रतिरोध जो हमने यहां से लगाया था। भाई प्रतिरोध बॉक्स से कौन सा प्रतिरोध हम निकाल के लगा रहे हैं, उसका मान कितना है ये तो हमें पता ही होगा ना। यानी कि प्रतिरोध बॉक्स से निकाल कर लगाए गए प्रतिरोध R का मान तो हमें पता है, यानी R की वैल्यू हमें पता है, ठीक। ओके, और देखिए हमने क्या किया है, हमने दोनों स्थितियों में पहले विदाउट R और बाद में विद R, है ना, विद और विदाउट R। जब हमने विदाउट R परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो A से J1 तक की दूरी L1 हमने मेजर कर ली, वो यहां पे रखेंगे। और जब हमने कुंजी K1 को बंद किया और परिपथ में प्रतिरोध भी लग गया, अब इसे बोलेंगे विद R। तो जब विद R करेंगे एक्सपेरिमेंट तो A से J2 तक की दूरी मिलेगी, वो हो जाएगी L2। L1 का मान रखेंगे, L2 का मान रखेंगे, कैपिटल R का मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल r का मान आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा, इसके लिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।